तो आज तारीख है 31 अगस्त। और आज के न्यूज़पेपर्स में जो भी हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी है वो हम कवर करेंगे। तो पहली न्यूज़ द हिंदू के फ्रंट पेज पे आई है पैरा ओलंपिक को लेके कि भारत ने कल पैरा ओलंपिक में 5 और मेडल जीत लिए हैं, जिनमें से एक मेडल सुमित ने दिलाया है, जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उन्होंने जेवलिन थ्रो में दिलाया है। और सुमित ने 3 अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के यह मेडल हमें दिलाया है। वहीं बात करें अगला गोल्ड मेडल, वो अवनी ने दिलाया है जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में दिलाया है। वहीं झांझरिया जिन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया है वह भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं और उन्होंने जेवलिन में हमें सिल्वर मेडल दिलाया है। और एक योगेश ने हमें सिल्वर मेडल दिलाया है जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने हमें डिस्क थ्रो में सिल्वर मेडल दिलाया है। और एक मेडल और सुंदर ने हमें दिलाया है, जिन्होंने हमें जेवलिन थ्रो में दिलाया है और वो है ब्रॉन्ज मेडल, और यह भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो दैट्स ऑल। इस न्यूज में तो हमारे एग्जाम के लिए जानने का जरूरी यही था। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो एक न्यूज आई है कैक को लेके कि कैक की रिपोर्ट आई है 2019-20 की, जिसमें ये कहा गया है कि उत्तराखंड हेल्थ केयर सर्विसेज में सबसे ज्यादा पीछे है। एवरेजली बात की जाए तो जितने भी लोग उत्तराखंड में बीमार पड़ते हैं या क्रिटिकली बीमार होते हैं, वो लोग हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही ज्यादातर लोग मर जाते हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ केयर सर्विसेज पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बुरी बताई गई हैं कैग की रिपोर्ट में 2019-20 की में। एक अगली न्यूज की बात करते हैं तो आई है दिल्ली को लेके कि दिल्ली में जो स्कूल्स है वो अभी खोल दिए गए हैं 50% कैपेसिटी के साथ में। बाय द वे अकेली दिल्ली ही ऐसी नहीं है जिसमें ये स्कूल्स खोले गए हैं, कर्नाटक में भी खोले जा रहे हैं और राजस्थान में भी 1 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि पूरे देश में सारे स्कूल्स ही खुल रहे हैं। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो आई है यूपी से कि यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में पूरी तरीके से शराब और मीट इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है। कि उनका कहना यह है कि रिलीजियस प्लेसेस वहां पे इन ऐसी चीजों की वजह से धार्मिक कट्टरपंथीता फैल सकती है। इस वजह से उन्होंने शराब को और मीट को पूरी तरीके से मथुरा में बैन कर दिया है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो है इसका नाम है लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, जो कि अमित शाह के द्वारा अहमदाबाद में शुरू की गई है। इसके तहत 15 न्यूट्रिशनिस्ट लड्डू दिए जाएंगे हर एक प्रेग्नेंट महिला को। ऐसी 7,000 महिलाएं हैं जिनको मार्क करके रखा हुआ है। तो जो प्रेग्नेंट है या जो प्रेग्नेंट हो सकती हैं तो उनको 15-15 न्यूट्रिशनिस्ट लड्डू दिए जाएंगे, उनमें न्यूट्रिशन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो दैट्स ऑल। इस न्यूज में तो इतना ही था। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। एक आई जलियांवाला बाग को लेके। देखो ये हमारे एग्जाम के लिए उतनी जरूरी तो नहीं है, बट जानने के लिए जरूरी है कि जलियांवाला बाग का हाल में हुआ है रिस्टोरेशन। तो ज्यादातर हिस्टोरियंस इस चीज से नाराज हैं। उन लोगों का कहना यह है कि हिस्ट्री के साथ में ये खिलवाड़ हो रहा है जो जलियांवाला बाग में हुआ है, क्योंकि उन्होंने जलियांवाला बाग को जिस प्रकार से रिस्टोर किया है पूरी तरीके से गार्डन ही बना दिया है। बट देखा जाए जलियांवाला बाग कभी गार्डन था ही नहीं। और जो हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग में जो मार्क्स थे, बहुत सी गोलियों के मार्क्स, बहुत सी चीजें जो हिस्टोरिकल मार्क्स, उनको खत्म कर दिए गए हैं। तो और वहीं ज्यादातर स्टूडेंट्स का कहना यह है कि हमारी हिस्ट्री के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जलियांवाला बाग कभी बाग था ही नहीं, उसको पार्क जैसा बनाने की जरूरत थी ही नहीं कभी। वहीं हमारी केंद्र सरकार का कहना यह है कि हम लोगों ने रिनोवेशन किया है, रिस्टोरेशन नहीं किया है। हम लोगों ने जैसा वो पहले था वैसा ही बनाने की कोशिश की है, और वो पहले भी ऐसा ही था। और ज्यादातर जो गोलियों वोलियों के मार्क्स हैं हम लोगों ने कोई भी मार्क्स नहीं हटाए हैं ये वो। बट इन रियलिटी जब वहां पे जाके देखा स्टूडेंट्स ने तो वो सब हटाए गए हैं। तो दैट्स ऑल। इस न्यूज में तो यही है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो अभी 76 जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन, जो इंडिया की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो तकरीबन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और इंडिया में सबसे हाई स्पीड ट्रेन यही है। तो उन्होंने कहा था कि हम 2024 तक अभी ऐलान किया है, स्वतंत्रता दिवस पे कहा था कि 76 ऑपरेशनल ट्रेन हैं जो वंदे भारत चलाई जा रही हैं, और अभी ऐलान किया गया है कि 2024 तक 102 वंदे भारत ट्रेनों को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा इंडिया में। तो दैट्स ऑल। इस न्यूज में तो यही था। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो आई है 18 साल से छोटे बच्चों को लेके चाइना से
कि चाइना ने अपने देश में 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको ऑनलाइन गेमों को लेकर रिस्ट्रिक्शंस और कड़े कर दिए हैं। हुआ क्या ना, पहले से ही चाइना में हॉलीडेज पे बच्चे 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकते थे, और जब नॉर्मल डेज है तो उनमें 1.5 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ऑनलाइन गेम्स बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालते हैं ये वो। तो वो जो 1.5 घंटे था उसको भी कम करके अब 1 घंटे कर दिया गया है, और वो भी कुछ कुछ स्पेसिफिक डे पे तो बिल्कुल नहीं खेल सकेंगे बच्चे। और इवन दो उसकी भी टाइमिंग फिक्स कर दी गई है कि 8 बजे से 9 बजे के बीच में ही बच्चे ऑनलाइन गेम्स को खेल सकेंगे, और उससे ज्यादा कभी नहीं। तो दैट्स ऑल, यही एक न्यूज थी। एक नेक्स्ट न्यूज आई है, छोटी सी है, कि ईयू ने, जो यूरोपियन यूनियन है, उसने अपनी जो सेफ ट्रेवल लाइंस जो है, हम लोग कहते हैं कि ये कंट्री सेफ है ट्रेवलिंग के लिए, तो उसने उन लिस्ट में से ना यूएस को हटा दिया है, क्योंकि यूएस में अभी हाल ही में देखते हैं और देशों के लोग गए, उनके साथ में राइट्स हो गए और रेसिज्म के काफी केसेस आते हैं। तो उस वजह से ईयू ने अपनी सेफ ट्रेवलिंग लिस्ट में से यूएस को हटा दिया है। तो दैट्स ऑल, यही था इसमें जानने के लिए। ईयू की बात की जाए तो ईयू यूरोपियन कंट्रीज की एक ग्रुप है, जो कंट्रीज आपस में बॉर्डर शेयर करती हैं, या यो यूरोप के देश हैं उन सबके एक ग्रुप है। और उसमें से हाल में ही ब्रिटेन है जो हटा है, जिसको ब्रेक्जिट कहा गया है, ब्रिटेन उससे निकल गया है। और ज्यादातर इन देशों की बात करें तो इन सब में जो करेंसी चलती है वो यूरो ही चलती है। तो दैट्स ऑल, इस न्यूज में तो जानने के लिए यही था। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो एसबीआई के जो फॉर्मर चीफ थे कुमार, उनको एचएसबीसी इंडिया का और एचएसबीसी एशिया का, दोनों का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया। तो ये छोटी न्यूज थी, जानने के लिए जरूरी है कि एचएसबीसी एशिया के हाल ही में डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया, तो वो कुमार को नियुक्त किया गया है, जो पहले एसबीआई के फॉर्मर चीफ थे। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आई है पीसी सेक्टर्स को लेके, कि जब हम लोग बात करते हैं पीसी की, कंप्यूटर्स की, तो पिछले 10 साल से देखा जा रहा था कि लैपटॉप, टैबलेट्स, इन्होंने पीसी की जगह ले ली थी पूरी तरीके से, और जितना भी मार्केट है उनमें यही सब ज्यादा खरीदे जाते थे। बट पिछले साल जब से पेंडेमिक हिट किया है, तब से एक रिपोर्ट आई है अभी 2021 के फर्स्ट क्वार्टर की, कि पीसी की टोटल जो सेल है उसमें 73% का इजाफा हुआ है 2021 की फर्स्ट क्वार्टर में। और दूसरी तरफ डेल और एचपी वगैरह से भी बात की गई, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, पीसी की सेल में बढ़ोतरी हुई है पिछले 1 साल में। तो पेंडेमिक की वजह से पीसी कंपेरेटिवली लोग ज्यादा खरीदने लगे हैं, क्योंकि लोग ज्यादा ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, घर पे हैं। और इवन दो पीसी इन कंपेयर टू, लोगों का ऐसा मानना है कि ज्यादा पावरफुल होता है और कोस्ट एफिशिएंट होता है, तो और वर्क फ्रॉम होम के लिए पीसी सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो दैट्स वाई ज्यादातर लोगों ने पीसी खरीदा, और पीसी की टोटल मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में वैल्यू, वो भी ऊपर चली गई डेल और एचपी की। और टोटल ग्रोथ जो उसकी सेल्स में थी वो 73% देखी गई है फर्स्ट क्वार्टर में। तो दैट्स ऑल, यही जानने के लिए जरूरी था हमारे इस न्यूज में। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो एक छोटी सी न्यूज आई है कि उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ नाम का जिला है, उसमें क्लाउड बस्ट हुआ है, और वहां पे तकरीबन 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। देखो, ये हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी नहीं है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई कहाँ, हमें जानना जरूरी है कि क्लाउड बस्ट क्या होता है। तो क्लाउड बस्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बादल फट पड़े, फटने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा मूसलाधार वर्षा, हाई इंटेंसिटी रेनिंग हुई है, साथ साथ में उस हाई इंटेंसिटी रैपिड रेनिंग के साथ साथ में वहां पे थंडर स्टॉर्म भी आया होगा, और थंडर स्टॉर्म की वजह से ही वो रेनिंग होनी चाहिए। और इवन दो हर घंटे में तकरीबन तकरीबन 100 मिलीमीटर से ज्यादा अगर पानी बरस रहा है और थंडर स्टॉर्म के साथ में, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लाउड बस्ट या बादल फटना। अब इसका कहा जाए तो क्लाउड बस्ट से होता क्या है, तो बाढ़ आ जाते हैं, भूस्खलन हो जाते हैं, जो लैंड कार्विंग है वो हो जाती है। तो ओवरऑल में यही था न्यूज में जानने के लिए कि क्लाउड बस्ट क्या है। तो जहां पे भी 100 mm से ज्यादा पर हर बरसात हो रही है तो उसको अपन क्लाउड बस्ट कहते हैं। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है एक्वाफायर मैपिंग को लेके। ये एक्वाफायर क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। जमीन के नीचे वो जगह, वो पथरीली जगह, या वो चैम्बर्स जिनमें अच्छा पानी भरा हुआ है, जिसको अपन ग्राउंड वाटर बोलते हैं, जिसको ड्रिल करके निकाला जाता है पीने के लिए और इस्तेमालों के लिए, तो उसको बोलते हैं एक्वाफायर्स। तो हमारी सरकार ने ये तय किया है कि CSIR
और उसके साथ में मिलके जो नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है एनजीआरआई, तो सीएसआईआर और एनजीआरआई दोनों मिलके एक्वाफायर मैपिंग करेंगे, ग्राउंड वाटर की मैपिंग करेंगे। और किस रीजन में? इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। और इससे पूरा क्या होगा ना, इस मैपिंग में जो यूज की जाएगी टेक्नोलॉजी, उसका नाम है हेलीबॉर्न जियोफिजिकल मैपिंग टेक्निक। इसके द्वारा जमीन के नीचे तकरीबन 500 मीटर नीचे तक के जो एक्वाफायर्स हैं जिनमें वाटर स्टोर है, उनकी 3D मैपिंग की जाएगी। और 3D मैपिंग से उनका डाटा बनाया जाएगा और फिर डिसाइड किया जाएगा कि उनका मैनेजमेंट कैसे करना है आगे, उनके लिए अलग अलग तरीके कैसे लेके आने हैं। और बाय द वे, अगर हम लोग हीलीबॉर्न जियोग्राफिकल मैपिंग टेक्निक की बात करें तो ये बहुत ज्यादा कोस्ट एफिशिएंट भी है कि और अपने एक्वाफायर्स की बात कर लें या पैलियो चैनल्स की बात कर लें। अब पैलियो चैनल्स क्या होते हैं? पैलियो चैनल्स वो जगह होती है जहां से पहले कोई नदी निकलती थी या कोई तालाब था, उसमें ऊपर से रॉक्स जम गए, उसमें ऊपर से मिट्टी जमती चली गई कई 100 सालों में, और आज वो पूरा नीचे दब चुका है, लेकिन नीचे उसमें पानी भरा हुआ है, बट ऊपर से वो पूरी तरीके से बंद है। तो एक्वाफायर्स और जो पैलियो चैनल्स हैं उनकी 3D मैपिंग की जाएगी इस टेक्निक्स के द्वारा, सीएसआईआर और एनजीआरआई मिलकर करेगी। अब भारत की बात की जाए ना, तो भारत पूरी दुनिया में लार्जेस्ट यूजर है ग्राउंड वाटर का। हम लोग तकरीबन 253 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल यूज करते हैं, जो पूरे दुनिया में यूज किए जाने वाले ग्राउंड वाटर में 25% है। और इसमें भी अगर बात करें ना, तो 90% पानी जितना भी हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं उसका तकरीबन 90%, मतलब 253 बिलियन क्यूबिक में से 228 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हम लोग केवल और केवल कृषि कार्यों में लगाते हैं। बाकी की 10% जो है वो पीने के लिए और इंडस्ट्री उद्योगों के लिए इन सब में यूज होता है, लेकिन 90% केवल कृषि कार्यों में यूज होता है। तो दैट्स ऑल, हमारे लिए जानने के एग्जाम में केवल यही जरूरी था। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आइए कोविड को लेकर कि कोविड के चलते भारत ने क्या, देखो अपने पड़ोसी जितने भी देश हैं जो हिंद महासागर में छोटे छोटे टापुई देश हैं, आइलैंड टाइप के, उनकी बहुत मदद की है। तो जितने भी पड़ोसी देशों की हम लोगों ने मदद की है, इन पूरी मदद जो हम लोगों ने, चाहे उनको चीजें पहुंचाई, चाहे बोट से चीजें पहुंचाई, जिससे भी पहुंचाई, इस पूरे मिशन का हम लोगों ने नाम रखा है मिशन सागर। अब हाल में ही हम लोगों ने ये भी देखा कि आईएनएस जो एरावत है हमारा, वो वियतनाम में मेडिकल ऑक्सीजन लेके गया है 100 क्यूबिक मीटर। तो ये भी मिशन सागर के तहत ही है। अब मिशन सागर की बात की जाए तो मिशन सागर मई 2020 में हम लोगों ने लॉन्च किया था, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने लॉन्च किया था, और उसके तहत हम इंडिया में और इंडिया के आसपास में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबकी, जो छोटी कंट्रीज हैं, उनकी मदद करेंगे पेंडेमिक से लड़ने के लिए। अब क्या है ना, इसमें केवल इतना ही नहीं है हमारे जानने के लिए, मिशन सागर इंडिया का एक पहले से भी चल रहा था, जिसको हम कहते हैं कि सिक्योरिटी मिशन ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो वो भी एक मिशन है जो इंडिया में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नाम से एक मिशन चल रहा है 2015 से भी। बट उसमें और इसमें अंतर ये है, ये हमारा एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन है जिसमें हम लोगों की मदद कर रहे हैं। और वो जो 2015 से सागर चल रहा है वो एक स्ट्रेटेजिक मिशन है, उसमें हम देशों की मदद भी कर रहे हैं और इंडिया के फायदे भी देख रहे हैं। इसमें इंडिया के फायदे नहीं देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से हमारा ह्यूमैनिटेरियन मिशन है। तो दैट्स ऑल, यही था जो हमारे जानने के लिए जरूरी था। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आई है जियोलॉजिकल आर्मी ऑफ इंडिया को लेकर, सॉरी एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आइए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेकर, कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 24 सेवाएं सबको उपलब्ध करवाएगी। अब यहाँ पे देखो, हमारे एग्जाम के लिए जानना ये जरूरी नहीं है, हमारे लिए थोड़ा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानना जरूरी है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब बना था स्टार्टिंग में, तो 1851 में बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जब हम कॉलोनी बने हुए थे ब्रिटिशर्स की। तो उन लोगों ने बनाया ही इसलिए था कि वो लोग इंडिया में पाए जाने वाले जितने भी कोल डिपॉजिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए और उनको यूज कर पाए, किसके लिए? अपने फायदे के लिए। इंडिया में जो ट्रेन चलाई जाती थी या उन कोयलों को ब्रिटेन पहुंचाना है, इंडिया में ट्रेनों में यूज करना है, तो मेनली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो ऑफिस है वो बनाई ही इसीलिए गई थी कि उन कोल डिपॉजिट्स का पता लगाया जा सके और उनको अपने फायदे के लिए यूज किया जा सके।
फ्यूचर में क्या हुआ, जब हम आज़ाद हुए फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और भी रिसर्चेस करना शुरू की। हर क्षेत्र में जियोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी रिसर्चेस होती हैं इंडिया में, वो सब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करता है। तो ये धीरे धीरे करना शुरू की, और आज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया की मेन बॉडी बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि ज्योग्राफिकल लोकेशंस की पता लगाने में, या कहाँ पे हमारे कितने खनिज पाए जाते हैं उनका पूरा डाटा रखने में, कितने खनिज ज्यादा हो रहा है, कितने कम हो रहा है, कितना कितना उत्पादन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, हर प्रकार का डाटा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही रखता है। तो डेट्स ऑल, हमारे एग्जाम के लिए जानने का तो केवल यही जरूरी था। अब एक नेक्स्ट एडिटोरियल की बात करते हैं कि एक एडिटोरियल आया है एमपीस को लेकर। है क्या ना, 2004 में हमारे टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली में है केंद्र सरकार की, उसमें तकरीबन 24% ऐसे लोग थे जो क्रिमिनल्स थे, जिन पे या क्रिमिनल्स केसेस चल रहे थे। 2019 में यह टोटल नंबर बढ़ के 43% हो गया है, कि आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं उनमें 43% ऐसे लोग हैं जिन पे कोई ना कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। अब बात की जाए ना, देखो ये आर्टिकल थोड़ा ज्यादा बाइस टाइप का लगा मुझे, मतलब सरकार को बहुत ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर दिया इन लोगों ने, लेकिन हम इसमें से वो निकालेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। तो ये सब बात की गई कि बीजेपी जैसे ट्रांसपेरेंसी के नाम से आई थी और उन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया ये वो। तो देखा जाए, देखो 2018 में हम लोगों ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या थी कि कोई भी आदमी किसी भी पार्टी को अगर चाहे डोनेट करना, तो वो पैसे से एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है और उस इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी भी पार्टी को दे सकता है। बदले में किसने वो डोनेट किए हैं और कितने रुपए डोनेट किए हैं, ये डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है ना यहाँ पे, कि कोई भी व्यक्ति अगर डोनेट करता है तो पता नहीं पड़ेगा कि किसने डोनेट किया, कितना डोनेट किया, तो कोई भी पार्टी इसका बहुत गलत इस्तेमाल कर सकती है। और दूसरी तरफ हम जैसे क्रिमिनल्स की बात करते हैं, तो एक केस था जिस केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एटीआर केस, जो कि 2002 में हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जितने भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, अगर किसी भी मेंबर पे जो कि चुनाव में खड़ा हो रहा है, तो उसको जनता के सामने इस चीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसको वहां के अखबार लोकल न्यूज में भी बताना पड़ेगा, और पार्टी की जो जिस भी पार्टी से अगर वो खड़ा हो रहा है, तो उस पार्टी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन पे भी वो चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी साफ साफ। बट हो क्या रहा है ना तो वो चीजें मेंशन की गई, और ना हाल में हमारी सरकार है उसको लोगों की राइट टू इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना चाहिए था, वो भी नहीं रखा। उसने भी क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीजें लागू करवानी चुनाव में, जिनसे लोगों के सामने किस पे कितना पैसा पहुंच रहा है, कहां पहुंच रहा है, उनके राइट टू इंफॉर्मेशन का और ज्यादा हनन होने लगा लोगों का। तो इस पूरे आर्टिकल में यही कहा गया है कि कोर्ट्स को और ज्यादा प्रोएक्टिव बनने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट्स ने वर्डिक्ट दे दिया और फिर बैठे हैं, मतलब वर्डिक्ट दे दिया उस पर कुछ नहीं हुआ, कोर्ट ने भी ध्यान नहीं दिया, वो डला ही है, केस पेंडिंग ही डला है। नहीं, अगर कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है तो उसको ग्राउंड रियलिटी में इंप्लीमेंट करवाना कोर्ट की भी जिम्मेदारी है कि वो करवाए, और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो करे। तो कोर्ट्स को यहाँ पे प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। लोगों के जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसको बचाना ना केवल कोर्ट का बल्कि सरकार की भी जिम्मेदारी है, और दोनों को ही अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी। क्योंकि एक लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की बात करें तो वहां सबसे जरूरी चीज होती है हमारे लिए इंफॉर्मेशन, और दूसरा कह रहे इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस मतलब जितने भी पुलिस, कोर्ट और भी इंस्टीट्यूशन है, सरकारी जितने भी कार्यालय हैं वो, तो उनको सही से काम करना चाहिए, जिससे लोगों के पास में उनके अधिकार और उनके न्याय पहुंच सके हर एक अंतिम व्यक्ति तक। और दूसरी तरफ हम बात करें इंफॉर्मेशन की, तो इंफॉर्मेशन हर एक इंसान के पास में सही पहुंचनी चाहिए। चाहे वही है ना कि अभी किसी मेंबर का तुम्हें क्रिमिनल पता ही नहीं है कि क्रिमिनल है, इसने कोई क्राइम किया है, और वो इंसान खड़ा होता है चुनाव में, तो तुम अपने लिए कहीं ना कहीं एक गलत लीडर चुन लोगे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो हो सकता है केवल अपने फायदे के लिए काम करे, तुम्हारे लिए काम करे ही ना। तो और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो वो भी राइट टू इंफॉर्मेशन का हनन ही है। किसने दिया, कितना पैसा दिया, ये पता होना चाहिए हर जनता के इंसान को, जिससे उन्हें ये पता रहे कि कौन ऐसे लोग हैं जो किसको सपोर्ट कर रहे हैं और कितने हद तक जाके सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है लोग अपना फायदा निकालने के लिए जो एमपीस हैं उनको करोड़ों करोड़ों रुपए का दान दे दे रहे हैं। तो ये चीजें भी आम जनता को पता होना चाहिए। ये आम जनता का राइट टू इंफॉर्मेशन है कि
जनता को हर जानकारी पता होना चाहिए, बट हाल के समय में हम लोगों ने देखा कि इंफॉर्मेशन का बहुत ही मेल फंक्शनिंग की जा रही है हमारे देश में, और बहुत ज्यादा की भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो कोर्ट्स को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, सरकारों को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और लोगों की राइट टू इंफॉर्मेशन बचाना पड़ेगा, तभी हम अपनी देश की डेमोक्रेसी को बचा पाएंगे। वरना देश की डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी, और देश की डेमोक्रेसी के खतरे में आने का मतलब ही ये है कि देश के हर एक इंसान की अस्तित्व पे खतरा आ जाना। और हमारे देश को वो जैसा आज है, जैसा सोवरन है, उसको बने रहने के लिए भी ये चीजें होना जरूरी है। लोगों को जरूरत है कि वो अपने लिए राइट लीडर्स चुन सकें, जो उनके लिए सही फैसले लें और जो देश को आगे बढ़ाएं, केवल खुद के बारे में ना सोचें। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है लोगों पे सही और सटीक इंफॉर्मेशन और सारी इंफॉर्मेशन बिना छुपाए पहुंचे। तो दैट्स ऑल। इस एडिटोरियल में तो यही सब कहा गया था जो हमारे एग्जाम के लिए अगर जरूरी है तो। और आज अगर बात करते हैं 31 अगस्त की, तो हमारे करंट अफेयर्स में जितना भी हमारे जानने के लिए जरूरी था वो हमने कवर कर लिया है। तो